जय हिंद दोस्तों। तो आज है हमारे स्टैटिक जीके क्लास और आज का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो करेंगे ये थोड़ा हार्ड लेवल का होने वाला है। मैं ऊपर ही हाईलाइट में लिख दिया हूँ जो कि हर एक सवाल का आप लोग जवाब देने चलना। और इसकी जो बोर्ड पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो देखते हैं बिना लेट किए हुए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद की सर्वाधिक प्राचीन ऋचा किस देवता को समर्पित करता है। यानी जो ऋग्वेद है इसमें सबसे ज्यादा जो दिया गया है कौन से देवता को बारे में दिया गया है। तो देखो ये हिस्ट्री का क्लास है। यानी जो हमारे वैदिक काल थी उसमें मैं ये सब कराया था। और स्टैटिक जीके यही होता है। यानी जितने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बायोलॉजी ये सब का क्वेश्चन मिला उला के और कुछ पॉइंट व्यू से जो क्वेश्चन रहते हैं वो बनता है स्टैटिक जीके। और मान लो स्टैटिक जीके से ही सारा क्वेश्चन बनता है। क्योंकि ये देखो ये हिस्ट्री क्वेश्चन पर ये स्टैटिक जीके में भी आ गया। तो आप लोग को डरना नहीं है। आप लोग हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा अच्छे से और प्रैक्टिस में करा दे रहा हूँ और इसकी आप रिविजन होती चलेगी। यानी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा इसका आंसर बताऊंगा और नीचे एक्सप्लेन के साथ आपको दूंगा। और इसकी बोर्ड पीडीएफ भी टेलीग्राम को दे दूंगा तो जिससे आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद की सर्वाधिक प्राचीन ऋचा किस देवता को समर्पित है। तो कौन से देवता के, तो बी हो जाता है अग्नि। तो ये हो गया बी आंसर। और ये देखिए मैं इस तरीके से पूरा आपका एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा जिसका आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। तो ऋग्वेद की पहली ऋचा है अगर मिठे पुरोहित, यानी ये इनका नाम है। और इसमें स्पष्ट होता है कि अग्नि वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। यानी ये जो अग्नि वैदिक काल के प्रमुख देवता थे और अग्नि को देवताओं का और मनुष्यों के बीच दूत यानी मैसेज माना जाता है। यानी मैसेंजर, यानी ये मैसेज भेजा करते हैं, इन्हें माना जाता है। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप लोग ये ना समझे कि ये हिस्ट्री है, ये स्टैटिक जीके की क्वेश्चन है क्योंकि ये स्टैटिक जीके से बना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। यानी अग्निकुंड के प्रमाण कौन से स्थल से मिले हैं। तो यह मिले हैं कालीबंगा से। अग्निकुंड यानी घर के अंदर कुआं। तो कालीबंगा आंसर होता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। अग्निकुंड यानी फायर अल्टर्स मिले हैं जो वहाँ धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण देते हैं। और यह स्थान सिंधु सभ्यता के धार्मिक संरचना को दर्शाता है। तो इस तरीके से हर एक का एक्सप्लेन देते चलूंगा जिसका आपका रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा ये है, इसी चलते क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करेंगे, इससे ज़्यादा आसान होगा। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन थे। यानी अष्टाध्यायी ग्रंथ है उनके रचयिता कौन हैं। तो इनके रचयिता है बी हो जाता है इसका आंसर पनीनी। यानी आपको अगर नहीं जो समझ में आए या याद नहीं आए तो उसको आधा तोड़ के पढ़ें, आसानी रहेगी। पनीनी। तो जो पनीनी संस्कृत ग्रंथ पर अष्टाध्यायी की रचना की और इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं और इसे दुनिया का सबसे वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। किसे, तो ये अष्टाध्यायी और इनकी रचना कौन करते हैं, पुनीनी, जो संस्कृत व्याकरण पर है। लगभग 4000 सूत्र है इसमें। तो देखते हैं चौथा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका गुफा और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। जो कि भीमबेटका कहाँ पर है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के पार्क ऐतिहासिक गुफा की चित्र मिली है। जब मैं हिस्ट्री की जो फर्स्ट क्लास कराया था तो ये भीमबेटका काफ़ी इंपॉर्टेंट कराया था और इससे क्वेश्चन मैं 2 से 3 बार पीछे भी क्लास में रिवीजन करा चुका हूँ और अभी भी करा रहा हूँ। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो इसीलिए इसे करा रहा हूँ और रिविजन के तौर पर मैं ये शॉर्ट ट्रिक व्याख्या कर दे रहा हूँ। तो यहाँ के चित्र पाषाण युग के मानव जीवन को दर्शाते हैं और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यूनेस्को ने, और ये कब किया है ये भी मैं बताया था। इसकी आप कमेंट करके बताना कि यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ मुख्य किस राज्य से स्थित हैं। यानी ये जो पहाड़ी का नाम है, नीलगिरी पहाड़ियाँ मुख्य किस राज्य से स्थित है। तो यह हो जाते हैं तमिलनाडु से, जो कि इसी आंसर हो जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यानी ये पश्चिमी घाट है तमिलनाडु, जो तमिलनाडु तरफ हो जाता है। तो यह पश्चिम घाट का हिस्सा है। कौन सी पहाड़ी, तो नीलगिरी पहाड़ी। और फिर देखते हैं और ऊटी यही स्थित है और इन्हें ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। यानी माउंट एवरेस्ट है तो इस पहाड़ को माउंट ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। फिर देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन जीवित शहर
माना जाता है, यानी प्राचीन का सबसे जीवित शहर माना जाता है किसे? तो वाराणसी को माना जाता है। वाराणसी को काशी कहा जाता है, यानी जो काशी या वाराणसी आप जो बोलो एक ही है। वाराणसी को काशी कहा जाता है। यह विश्व के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है और यहाँ गंगा की बहती है और यह शिव की नगरी मानी जाती है। यानी ये जो वाराणसी या काशी जो नाम बोलो, यानी वाराणसी, ये यहाँ गंगा बहती है और यह शिव की नगरी मानी जाती है। कौन सी? तो वाराणसी। तो यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि शिव की नगरी किसे मानी जाती है? तो वाराणसी। या वाराणसी को किस नाम से और जानी जाती है? तो शिव की नगरी नाम से। तो आपको इस तरीके से रिविजन करना है। तो छठा क्वेश्चन है, मुच्छ कटिमक। तो आधा तोड़ के पढ़े, मुच्छ कटिमक नाटक के लेखक कौन थे? यानी ये जो नाटक है मुच्छ कटिमक नाटक के लेखक कौन थे? तो इसके नाटक के लेखक थे, सी हो जाता है, शूद्रक। यानी ये शूद्रक नाम है। मुच्छ कटिमक एवं सांस्कृतिक नाटक है। ये कौन सी नाटक? तो सांस्कृतिक नाटक है। यह सामाजिक जीवन और आम जनता की समस्याओं को दर्शाता है। यानी ये जो नाटक है ये सामाजिक जीवन, यानी हम किस तरीके से जीते हैं, और आम जनता की समस्याओं, यानी कि क्या समस्या होती है आम जनता की, यानी हमारी सिचुएशन किस तरीके से ये दर्शाते हैं। लेकिन आजकल के फिल्मों में आप ऐसा नहीं देखेंगे, ये सिर्फ इस तरीके की नाटक ही सब में आपको मिलेगी। और इसमें राजा नहीं बल्कि सामान्य लोग मुख्य पात्र हैं। यानी जैसे फिल्म में देखेंगे आप, एक हीरो रहता है, हीरोइन रहता है, और मेन रोल वही सबको रहता है। यानी एक हीरो है मेन, उसका हो गया हीरोनी, और बाकी जो उसके फैमिली में है वो है। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ इनमें राजा नहीं बल्कि सामान्य लोग मुख्य पात्र हैं, यानी आम लोगों के बारे में दिया गया है। जो शुरू में दिख रहा सामाजिक जीवन। फिर देखते हैं आठवां, भारत में लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कौन सा? बी, आयरन पिलर। तो दिल्ली के कुतुब परिसर में लौह स्तंभ स्थित है, यानी जो कुतुब मीनार है उसके परिसर में लौह स्तंभ है। और यह गुप्त काल का है। कौन से काल का? गुप्त काल का है। और यह जंग नहीं लगने के कारण है वैज्ञानिक के लिए रहस्य बना हुआ है। यानी ये जो पिलर है आयरन का, यानी लोहा का, और ये मात्र ऐसा लोहा है जो जिसमें जहाँ अभी तक जंग नहीं लगा है। तो इसमें वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमय बना है, और वैज्ञानिकों ने बहुत से कारण बताए कि हाँ इसके ऊपर कुछ और परत है। जब आप ये बायोलॉजी की क्लास करेंगे तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। सॉरी, फिजिक्स बायोलॉजी जिसमें ये आता हो उसके बारे में आपको ये बताया जाएगा। फिर देखते हैं नाउ, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने करवाया था, जो कि मौर्य वंश का था, सम्राट अशोक का। इसने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 ईस्वी में, जो कि आज का उड़ीसा होता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद स्तूप का निर्माण करवाया, और सांची स्तूप बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन? सांची का स्तूप। हाँ जी, ये काफी प्रसिद्ध है। फिर देखते हैं ये सांची का स्तूप जो है 200 का आप नोट देखेंगे, उसके पीछे सांची का स्तूप जो चित्र है 200 के नोट में, वो सांची का ही स्तूप है। और फिर आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की भीतर, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी में आता है गंगा। और गंगा नदी की लंबाई भारत में लगभग 25,025 किलोमीटर है, यानी मीटर। मीटर या किलोमीटर जो आप बोले। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, और जबकि गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यानी क्वेश्चन यहाँ ये कंफ्यूजन कर सकता है कि भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वह गोदावरी होगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ था कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो वह सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। जिसकी लंबाई कितनी है? तो 25,025 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर, हाँ मिस्टेक, सॉरी। तीसरा आ जाता है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि ये मैं काफ़ी डिटेल में समझाया था आपको। और इसका आंसर हो जाता है सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अजंता गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाया गया है, और इनमें जातक कथाओं के सुंदर चित्र हैं। यानी ये जो जातक कथाओं के सुंदर चित्र मिले हैं वहाँ, ये गुप्तकालीन काल को दर्शाता है। यानी ये गुप्त काल में बना था। फिर आ जाता है 12, नटराज किस मूर्ति किस देवता से संबंधित है? यानी ये जो नटराज है, कि नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? तो वो शिव देवता से संबंधित है। कौन सी? तो नटराज की मूर्ति। तो नटराज रूप में शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यह रूप सृजन, सुरंचन और विनाश का प्रतीक है। कौन सा? तो यह नटराज, नटराज। तीसरा क्वेश्चन आया था, मेघदूत किस भाषा में लिखा गया? यानी जो मेघदूत
है। ये किस भाषा में लिखा है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, सी। मेघदूत कालिदास की प्रसिद्ध काव्य रचना है, यानी इसकी रचना कौन करते हैं? तो कालिदास करते हैं। और यह एक गीति काव्य है, यानी गीति काव्य है जिसमें विरह भावना है। तो ये सब आपको रटना नहीं है, ये सब आपको बेसिक रिवीजन के लिए बताया जा रहा है। और इसमें आप ये याद कर सकते हैं कि मेघदूत कालिदास की प्रसिद्ध रचना है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। फिर आता है 14वां, भारत में सूर्य मंदिर कौन कर किस राज्य में है? यानी जो सूर्य मंदिर यानी कौन कर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में, जो पहला की अ, कलिंग नाम से जानी जाती थी। और कौन कर्ण सूर्य मंदिर को ब्लैक पैंडा भी कहा जाता है, ये मैं बता चुका हूँ, ब्लैक पैंगंडा भी कहा जाता है। और यह रथ के आकार में बना है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर चुका है इसे भी। फिर आता है 15वां, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट क्यों? क्योंकि आपको बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको मैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, दसों बार करा दूंगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं लगभग 2 से 3 बार पिछले क्लास में करा चुका हूँ और आज की क्लास में भी डाल दिया, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। तो त्रिरत्न एक ये कंफ्यूजन था, इसलिए मैं इसको आपको फिर से लाया। देखो क्या बोल रहा है, त्रिरत्न तो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न अलग होता है, त्रिरत्न में बौद्ध धर्म और इकार संघ ये 3 आता है। और एक होता है त्रिपिटक, यानी उसमें 3 टोकरी कहलाता है त्रिपिटक। उसमें आ जाता है अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, यानी 3 पिटक जिसके बारे में बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। तो वह त्रिरत्न बौद्ध धम्म संघ, जो अभी मैं बताया, बौद्ध धर्म का मूल आधार यही है, बुद्ध धम्म संघ। फिर देखते हैं 16, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये मैं जो आज की हिस्ट्री की क्लास कराया हूँ उसमें आपको ये बताया हूँ कि हाँ, जो दिल्ली सल्तनत की पहली वंश थी गुलाम वंश, उसी में थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनी थी। और इसकी स्थापना 1206 में हुई थी। तो वो मैं आज की हिस्ट्री क्लास में बताया हूँ अच्छे से, तो वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी और ये वे इल्तुतमिश की पुत्री थी, यानी इसके पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश। तो इस आज की क्लास में बताया था। फिर देखते हैं 17वां, तो 17वां, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? यानी जो अशोक का धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? तो वह सारनाथ में नहीं नहीं सॉरी, धर्म चक्र ये हुआ था सारनाथ में। किसका? बौद्ध गौतम बुद्ध का। अब भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जो 18वां क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं बी काल्हन, जो राजतरंगिणी को लिखते हैं। राजतरंगिणी कश्मीर की इतिहास है, यानी ये कहाँ की है? राजतरंगिणी तो कश्मीर की इतिहास है और इसे भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। यानी राजतरंगिणी को भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ ये बन जाए कि भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक का नाम बताएं तो कौन है? तो हो जाती है तो राजतरंगिणी। और यहाँ क्वेश्चन क्या था, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कलहन थे। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान देखिएगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण लागू किया? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण लागू किया? तो वह किया था बाजार सुधार, जो सैनिकों के लिए किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने कीमत नियंत्रण प्रणाली लागू किया, यानी बढ़ती कीमत को नियंत्रण किया और इसमें महंगाई का नियंत्रण हुआ। फिर आता है 12वां, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? जो कि कल के स्ट्रेटेजी की क्लास में मैंने ये बताया था, भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? तो यह डॉल्फिन हो जाता है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है और यह स्वच्छता जल का संकेतक है, स्वच्छ जल का संकेतक है। तो आज का क्वेश्चन 20 यहीं हो जाता है कंप्लीट और इसकी नोट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो क्लास यहाँ तक टिकने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही बने रहो। आपका मैं जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे कराऊंगा और यदि आप इसे अच्छे से करते हैं तो आपका मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आप सही करके आओगे, अच्छे से कर लोगे। तो बाकी अगर आप पूरे डेडिकेट के साथ करोगे जितने मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो मैं दावा कर सकता हूँ कि 20 में 20, यानी स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री जितने भी क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।